नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड लेसन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसका एक पार्ट पहले भी पढ़ाया जा चुका है और बचा हुआ पार्ट जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन बेहतरीन, लाजवाब। देखते रहें और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलते हैं क्वेश्चन के ओर। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द्वितीयक केंद्रक, है ना। द्वितीयक केंद्रक कहाँ होता है? तो भ्रूणपोष में, कि भ्रूणकोश में, भ्रूणकोश में। तो भ्रूणकोश देखा जाता है कि यहाँ पे प्रतिव्यासांत की कोशिकाएं होती हैं, यहाँ अंड कोशिका होता है और सहायक कोशिका होता है और एक सेंट्रल सेल होता है। इस सेंट्रल सेल में दो ध्रुवीय केंद्रक होता है और यही ध्रुवीय केंद्रक आपस में फ्यूज कर जाता है तो द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है। तो इसमें बताया जाता है कि जैसे कि पहले ये जो ध्रुवीय केंद्रक होता है वो N होता है, इसके बाद दोनों मिलता है तो क्या बनेगा भाई? दोनों मिलकर बनेगा 2N। तो द्वितीय केंद्रक क्या होगा? द्विगुणित, पहले है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर देंगे तो आंसर इसका हो जाएगा द्विगुणित, है ना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन सवाल है, बोर्ड एग्जाम में एकदम आता ही है, क्वेश्चन हमेशा दोहराता भी है। नरयुग्मक का भ्रूणपोष में मार्गदर्शन करता है। जैसे ये क्वेश्चन बताया जा रहा है कि अगर कोई भ्रूणकोश है, जैसे कि ये भ्रूणकोश है और इसमें एक अंड कोशिका है और दो सखी या सहायक कोशिका होती है, तो इधर से नरयुग्मक जो आएंगे परागनली के द्वारा, और परागनली के द्वारा जो दो नर युग्मक आएंगे, तो इसका मार्गदर्शन अंदर जो भ्रूणकोश के अंदर जो मार्गदर्शन कराएगा कि कौन किससे निषेचन करेगा, तो उसका मार्गदर्शन कौन करता है ना। तो इसी का आंसर देना है अंड कोशिका, सखी या सहायक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक। तो यहाँ पे नर युग्मक का मार्गदर्शन जो करता है वो सखी या तो सहायक कोशिका मार्गदर्शन करता है। आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है अंड कोशिका का, सखी कोशिका या सहायक कोशिका का, द्वितीय केंद्र का, प्रतिव्यासांत का। सारा क्वेश्चन भ्रूणकोश से ही रिलेटेड है। भ्रूणकोश, ये रहा भ्रूणकोश, फिर से बता रहे हैं एक बार, है ना। इसमें ऊपर रहता है प्रतिव्यासांत और नीचे की ओर रहता है अंड कोशिका और सखी या सहायक कोशिका, बीच में होता है सेंट्रल सेल। अब कह रहा है कि इस भ्रूण कोश में फिलीफॉर्म उपकरण है, वो किसका अभिलक्षण है? तो फिलीफॉर्म उपकरण जो होता है वो आपको सखी या तो सहायक कोशिका, तो इसका नाम है सखी या तो सहायक कोशिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सखी या तो सहायक कोशिका, है ना, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मिल्य परागन या अनुन्मिल्य परागन पुष्पों में कैसा परागन होता है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं और वो खिलता नहीं है ना, तो उसे कहा जाता है अनुन्मिल्य पुष्प। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो जमीन के ऊपर है, यानी कि वायु के संपर्क में है, फिर भी वो खिलता नहीं है। इसका मतलब है कि वो कली ही रह जाता है, यानी कि फूल खिला नहीं, कली रह गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या परागन होगा भाई? इसी को जानना है, समझना है। तो परागन इसमें क्या होगा? स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागन, पर परागन, क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना, स्वयुग्मन। स्वयुग्मन क्या है? स्वयुग्मन एक प्रकार का स्वपरागन है। अगला, वायु द्वारा परागन की क्रिया को क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायु द्वारा परागन अगर होता है तो उसे क्या कहेंगे? एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली, क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऐसे तो वायु परागन को वायु परागन ही कहा जाता है हिंदी में भी, लेकिन अंग्रेजी नाम पूछता है ज्यादातर। क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा? एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और ऑर्निथोफिली, है ना।
तो वायु द्वारा परागन की क्रिया को कहा जाता है एनिमोफिली। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वायु परागित पुष्प होते हैं। अगर कोई वायु द्वारा परागन किसी पुष्प में होता है तो क्या क्या उसका लक्षण होता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। छोटा होगा, रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, मकरंदहीन होगा। छोटा, जैसे कि आप एक मक्के का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एक नारियल का एग्जाम्पल लीजिए, एक खजूर का एग्जाम्पल लीजिए, धान का, गेहूं का, ये सब में वायु परागन होता है। तो क्या उसके पुष्प को देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर कैसा परागन उसमें हो सकता है, माने वैसे पुष्प में कैसा लक्षण हो सकता है। क्या उसका पुष्प छोटा है? बिल्कुल सही बात है। रंगहीन भी होता है, बिल्कुल खुशबू वगैरह नहीं देता है ना। रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, मकरंदहीन। मकरंद किसे कहते हैं? जैसे मनुष्य के शरीर से पसीना निकलता है तो सोडियम निकलता है, वैसे ही पुष्पों के शरीर से एक मिठास, एक शर्करा निकलता है, उसका नाम है मकरंद। गंध मतलब सुगंध, रंग का मतलब कलर, और छोटा, यानी कि ये सारे खूबी पाए जाएंगे किसमें? वायु परागित पुष्प में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परागित पुष्प होते हैं, है ना। वायु परागित पुष्प के जो परागकण होते हैं, अब जो वायु द्वारा परागकण वह होता है, परागन की क्रिया होता है, वायु के द्वारा जो परागन की क्रिया होती है उसमें परागकण की क्या विशेषता होगी ये जानना है। क्या शुष्क होगा? बिल्कुल सही है। चमकीले होंगे? बिल्कुल सही है। कांटेदार होगा? बिल्कुल सही है। हल्का होगा तभी ना उड़कर दूसरे जगह पे जाएगा, कांटेदार भी होगा तब जाके वहां पे, है ना, ऐसे फंसेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी। और एक बात और है, जितने सभी आंसर है वो सभी याद करना नहीं है, उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको याद करना है, ठीक है। बहुत मजा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा क्वेश्चन बनाने में। एक बार आप देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है ना। बड़ा मेहनत से सब क्वेश्चन बनाया जाता है। बने रहे वीडियो के साथ। अधिजल परागन की क्रिया होती है वैलिस्नेरिया में, है ना, हाइड्रिला में, समुद्री घास में, किसमें होता है भाई? अधिजल परागन की क्रिया आखिर किसमें होती है? एक होता है अधिजल परागन और एक होता है अधोजल परागन। बताइए यहाँ पे किसमें होगा अधिजल परागन की क्रिया? वैलिस्नेरिया में, है ना। राइट आंसर हो जाएगा वैलिस्नेरिया। ऐसे क्वेश्चन आता है कि वैलिस्नेरिया में कैसा परागन होता है? तो जल परागन। कीट द्वारा परागन की क्रिया होती है तो उसे क्या कहेंगे? यहां पर एल वाई छूट गया है। हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, जूफिली। भाई कीट द्वारा, हाइड्रो मतलब जल, एंटोमो मतलब कीट, ऑर्निथो मतलब पक्षी, जू मतलब जंतु। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे तो कीट द्वारा परागन की क्रिया को कीट परागन कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोफिली। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट परागित पुष्प होते हैं, बड़ा रंग में होगा, गंध में होगा, मकरंद में होगा, सभी। क्या हो सकता है? मान लीजिए कि एक गुलाब ही लीजिए, पुष्प तो उसका बड़ा होता है। क्या उसके पास गंध होता है, खुशबू? बिल्कुल होता है। क्या उसके पास रंग होता है? बिल्कुल सही बात है। मकरंद होता है, मिठास, तभी तो भौरे तितली आती हैं। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे डी। बड़ा मजा आ रहा होगा क्वेश्चन, बढ़िया बेहतरीन। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे कहीं पे या खुद से पढ़े होंगे तो आप बना सकते हैं। बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन है। चमगादड़ द्वारा परागन की क्रिया को क्या कहा जाता है? चमगादड़, चमगादड़ पहले भी बता चुके हैं, कदम में परागन करवाता है चमगादड़। परागन अट्रैक्ट जो होता है ना, वो गंध, सुगंध जिसको कहते हैं, और उसके मकरंद के कारण ही आकर्षित होता है कदम के पेड़ के पुष्प के प्रति। तो यहाँ पे मेलेकोफिली तो घोंघा के द्वारा होगा, कैरेप्ट, है ना, कैरेप्टेरोफिली, हाँ, जूफिली, ऑर्निथोफिली। जूफिली माने जंतु परागन, ठीक है। ऑर्निथोफिली मतलब पक्षी परागन। मेलेकोफिली मतलब घोंघा परागन। तो कैरेप्टेरोफिली यहाँ पे आंसर होगा। चमगादड़ द्वारा परागन की क्रिया को काइरोप्टेरोफिली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना भाई। हमको तो मजा आ रहा है बनाने में, आप लोग को कैसा लग रहा है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। चमगादड़ द्वारा परागन की पुष्प में होता है। चमगादड़ द्वारा परागन, अगर चमगादड़ द्वारा किसी पुष्प में परागन हो रहा है तो उसका पुष्प की क्वालिटी क्या बताया गया है, किस पुष्प में होगा, किस पुष्प में चमगादड़, आखिर दुनिया में बहुत सारे पुष्प हैं, तो चमगादड़ आखिर किस में परागन करवा सकता है? क्या कदम में करवा सकता है, सालविया में, पपीता में, केला में? क्या राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए। कदम में जो है चमगादड़ के द्वारा परागन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चमगादड़ किसी पुष्प के प्रति आकर्षित होता है? इसके पहले तो बताइए, चमगादड़ जो है किसी पुष्प के प्रति कैसे आकर्षित होता है, किस कारणों से? क्या उसको परागन के लिए आकर्षित होना पड़ता है, मकरंद के लिए, सुगंध के लिए, बीसी दोनों के लिए? किसके लिए, फटाफट बताएंगे। तो यहाँ पे मकरंद और सुगंध, ये दोनों के कारण जो होता है वो आकर्षित होता है। इसका मतलब हो जाएगा आंसर डी, है ना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा निषेचन। आपको बताना चाहेंगे कि जो एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं जिसको कहते हैं आवृत बीजी, उसमें दोहरा निषेचन होता है, जिसका खोज नावस्चिन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ पर बताएंगे कि दोहरा निषेचन का क्या परिणाम है? दो नर युग्मक का एक अंड कोशिका के साथ संलयन, एक नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन, एक पराग नली में दो नर युग्मक दो अलग अलग अंड कोशिका के साथ संलयन, युग्मक संलयन, द्विसंलयन और त्रिसंलयन। तो राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे समझ से भाई तो ये सब तो गलत ही है। राइट आंसर हो जाएगा कि युग्मक संलयन और द्विसंलयन की घटना को ही दोहरा निषेचन कहा जाता है। युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की घटना को युग्मक संलयन कहा जाता है, क्योंकि अगर अंड कोशिका, है ना, अंड कोशिका और नर युग्मक मिलेंगे तो उसे कहेंगे युग्मक संलयन, और द्वितीयक केंद्रक अगर मिलेगा, द्वितीयक केंद्रक और प्लस नर युग्मक मिलेगा तो हो जाएगा त्रिसंलयन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। फटाफट आंसर को देखते रहेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, विनिषेचन, जिसको कहते हैं दोहरा निषेचन। विनिषेचन को कहता है दोहरा निषेचन। इनमें से किसके द्वारा होता है ना, किसमें होता है ना, किसके द्वारा होता है या किसमें होता है? क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए कि दोहरा निषेचन किसमें होगा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शैवाल होगा? नहीं। कवक होगा? नहीं। आवृत बीजी, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म, इसका मतलब हुआ एंजियोस्पर्म, है ना। तो एंजियोस्पर्म में ही परागन होता है, दोहरा निषेचन होता है ना। दोहरा निषेचन, परागन के बाद दोहरा निषेचन होता है। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा, आवृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन, है ना, द्विनिषेचन की क्रिया, है ना, द्विनिषेचन की क्रिया, द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। क्या होगा? फटाफट राइट आंसर देंगे। तो द्विनिषेचन का परिणाम है भ्रूणपोष, हर हाल में भ्रूणपोष। अगर दोहरा निषेचन होता है तो भ्रूणपोष बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा निषेचन का खोज किसने किया था? बात बात में ही एक बार बता चुके हैं कि दोहरा निषेचन का खोज कौन किया है? स्ट्रासबर्गर, एमिकी। स्ट्रासबर्गर ने तो खोज किया था केवल निषेचन का खोज। दोहरा निषेचन का खोज किसने किया भाई? एमिकी तो नहीं होगा भाई, सभी तो नहीं हो सकता है। राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रासबर्गर तो निषेचन सिर्फ किया था, खोज, है ना। दोहरा निषेचन का खोज जो है राइट आंसर हो जाएगा नावास्चिन। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय केंद्रक 2n और दूसरा नर युग्मक n आपस में त्रिसंलयन का निर्माण करता है ना, त्रिसंलयन का निर्माण करता है। तो क्या किसका निर्माण करेगा भाई? द्वितीय केंद्रक और दूसरा नर युग्मक, द्वितीय केंद्रक और दूसरा नर युग्मक किसका निर्माण करेगा? यहाँ पे द्वितीय केंद्रक और दूसरा नर युग्मक जो है किसका निर्माण करेगा? भ्रूणपोष का या फिर बीजपत्र का, भ्रूण का, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर?
तो भ्रूणपोष, क्योंकि भ्रूणपोष होता है 3n, ये तो होता है 2n, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 2n n मिलेगा तो 3n बनेगा। तो राइट आंसर ए, भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में निषेचन का खोज किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पौधों में निषेचन का खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने, है ना। जब पराग नली बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार के रास्ते करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो अगर पराग नली, जैसे कि ये मान लिया जाए कि आपका वर्तिकाग्र है, यहाँ पे पराग, यहाँ पे बीजांड है, इस तरह से यहाँ पे बीजांड है, इस तरह से बीजांड यहाँ पे होता है। तो इस बीजांड में पराग नली जैसे ही आया, पराग नली, तो पराग नली जब आया तो अगर पराग नली जो प्रवेश करता है, यहाँ पे प्रवेश की बात की जाती है, तो पराग नली 3 दरवाजे से प्रवेश कर सकता है ना। एक तो प्रवेश कर सकता है बीजांड द्वार के रास्ते, तो उसे कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। देखिए, बीजांड द्वार के रास्ते प्रवेश करेगा, बीजांड द्वार के रास्ते प्रवेश करेगा तो उसे कहेंगे बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड के, देखिए बीजांड द्वार के रास्ते प्रवेश करेगा तो बीजांड द्वारी प्रवेश, निभाग के रास्ते प्रवेश करेगा तो निभागीय प्रवेश, और अगर मान लिया जाए बीजांड वृंत के रास्ते प्रवेश करता है तो उसे कहते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रवेश। इसको कहते हैं अंग्रेजी में मीजोगैमी, मीजोगैमी। इसको कहा जाता है निभागीय प्रवेश, यानी कि पोरोगैमी। इस तरह से ये क्वेश्चन जो आता है बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर क्या होगा? बीजांड, ये तो सीधा सीधी अंतर है कि भाई बीजांड द्वार के रास्ते प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बीजांड द्वारी प्रवेश, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद परिपक्व बीजांड परिवर्तित होता है। तो निषेचन के बाद बीजांड किस में बदलेगा? बीज में, फल में, भ्रूण में, भ्रूणपोष में, किस में बदल सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बीज में बदलता है बीजांड। और अंडाशय किस में बदलता है? फल में। तो अंडाशय फल में बदलता है, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? परिभ्रूणपोष, अग्रचोल, प्रसल्क, प्रसल्क। क्या कहा जाता है? बीज के अवशिष्ट बीजांडकाय को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानेंगे? परिभ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। किस बीज में भ्रूणपोष पाया, जिस बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भ्रूणपोषित बीज, गैर भ्रूणपोषित बीज। इनमें से दोनों क्या होगा? अरे राइट आंसर क्या होगा इसमें भाई? भ्रूणपोष पाया जा रहा है तो भ्रूणपोषित बीज होगा, सीधा सीधी आंसर हो जाएगा भ्रूणपोषित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी भ्रूणपोष होता है। तो आवृत बीजी का मतलब एंजियोस्पर्म भ्रूणपोष होता है। तो एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष क्या होगा? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित क्या होगा? तो आवृत बीजी का भ्रूणपोष जो होता है वो 2n होता है ना। यानी कि राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है। अनावृत बीजी भ्रूणपोष जिम्नोस्पर्म, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित क्या होगा? राइट आंसर फटाफट बताएंगे, राइट आंसर हो जाएगा ए, अगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद अंडाशय बदलता है, किस में बदलेगा? फल में, बीज में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बताइए, निषेचन के बाद अंडाशय बदलता है फल में, राइट आंसर। किस फल का पुष्पासन खाया जाता है ना? सेब, नाशपाती, अनानास, ए बी दोनों, है ना, ए बी दोनों सभी। यहाँ पे भाई आंसर तो कंफ्यूजन वाली बात आ गया है इसमें, सभी आंसर भी हो सकता है, ए बी दोनों भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन टाइप में दिक्कत हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। सेब का भी पुष्पासन खाया जाता है, नाशपाती का भी, अनानास का भी। राइट आंसर ए बी दोनों कर दीजिए, डी आंसर। याद कर लेना है किसका पुष्पासन खाया जाता है। असत्य फल, कूट फल, झूठा फल, जिस फल का निर्माण अंडाशय है वह उसे सत्य फल कहेंगे।
जिस फल का निर्माण पुष्पासन के साथ साथ अंडाशय मिलकर करेंगे तो उसे कहा जाता है असत्य फल। यहाँ पर है असत्य फल कूट फल का खाने योग्य भाग होता है। तो क्या खाया जाता है असत्य फल का? पुष्पासन, बीजचोल, भ्रूणपोष, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? राइट आंसर हो जाएगा पुष्पासन। सेब नाशपाती असत्य फल का एग्जाम्पल है, तो सेब नाशपाती का क्या खाते हैं हम लोग? पुष्पासन खाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के बने फल को कहा जाता है। अरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सत्य फल, वास्तविक फल, बिना निषेचन के अगर फल बनता है तो उसे क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्प, अनिषेक जनित फल। राइट आंसर है ना, राइट आंसर हो जाएगा अनिषेक जनित फल। सत्य फल तो कहेंगे जो अंडाशय से बने, असत्य फल कहेंगे पुष्पासन और अंडाशय से बनेगा, निषेचित फल कहेंगे जो निषेचन से बनेगा, उसमें बीज बनेगा। तो राइट आंसर पार्थेनोकार्प, अनिषेक जनित फल। बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया, बड़ा गजब गजब सवाल है। बिना निषेचन के फल बन जा रहा है, अब बिना निषेचन के बीज भी बनता है भाई। तो बिना निषेचन के अगर बीज बनेगा तो उसे आप क्या कहेंगे? असंजनन, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता। तो बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया को कहते हैं असंजनन। अनिषेक जनन होता है जंतुओं में, बिना निषेचन के अगर संतान बनेगा तो अनिषेक जनन। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होंगे तो बहुभ्रूणता, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ए असंजनन। इसका तो भाई ये अनिषेक जनन जो होता है टर्की नाम की पक्षी में, जिसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, बिना निषेचन के संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं, जैसे मधुमक्खी वगैरह भी है। अगला क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है? जैसे एक बीज है तो एक बीज है, तो एक बीज से एक ही पौधा उग सकता है क्योंकि उसके पास एक भ्रूण है। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण रहेगा, एक से अधिक भ्रूण रहेगा, तो आप उसे क्या बोलेंगे? असंजनन जनन, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता। बहु माने ढेर सारा, और वहां तो पूछ ही रहा है कि बहुत सारा की बात, तो यहाँ पे आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुभ्रूणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंजनन का उदाहरण है। असंजनन का मतलब हुआ कि बिना निषेचन के जो बीज बनता है तो उसका क्या क्या एग्जाम्पल है? क्या घास होगा, एस्ट्रेसिया होगा, सिट्रस होगा, ये भी दोनों होगा। क्या हो सकता है आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, है ना, क्योंकि घास बिना निषेचन के बीज बना लेगा, एस्ट्रेसिया ये भी बिना निषेचन के बीज बना ले सकता है, और वो भी कैसा? 2n वाला बीज, द्विगुणित बीज बना सकता है। अगला क्वेश्चन, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, क्वेश्चन था भाई। तो क्या राइट आंसर हो सकता है? जायफल, लीची, शरीफा, सभी। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, सभी। जायफल, लीची, शरीफा सबका बीज चोल खाया जाता है। जैसे लीची तो सबको आदमी खाया, जायफल खाए या ना खाए, शरीफा खाए या ना खाए, बिहार के रहने वाले हैं तो लीची तो भाई फेमस है फल में यहाँ, तो लीची खाए। वो जो लीची बीज चोल को ही एरिल कहा जाता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, जरा लाइन में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, असंजनन के लिए कौन सा कथन सत्य है? असंजनन के लिए कौन सा कथन सत्य है? असंजनन बिना बीज के, बिना निषेचन के बीज बनता है, तो उसके लिए क्या सही राइट आंसर के लिए चुनना है भाई? बिना निषेचन के द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। अभी तुरंत क्वेश्चन इसको रिपीट भी कर दिए, बिना निषेचन के द्विगुणित, पर आंसर इसमें पहला ही पकड़ा गया भाई, है ना, आंसर ए होगा। दूसरा आंसर नहीं हो सकता है, निषेचन के पश्चात द्विगुणित भ्रूण बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। निषेचन के, है ना, बिना निषेचन के भ्रूण कोश की अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होगा, ये भी गलत है।
निषेचन के साथ भ्रूण कोश की अगुणित कोशिका से भ्रूण बनेगा, ये भी गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा कि बिना निषेचन के द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, क्योंकि भ्रूण क्या होता है, n के 2n है ना, निषेचन के बाद है ना, बिना निषेचन के 2n बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता का उदाहरण है सिट्रस, आम, एस्ट्रेसिया है ना, सिट्रस, आम, एस्ट्रेसिया। यह मिस प्रिंट है, ए और बी दोनों रहेगा तभी आंसर राइट हो सकता है, सी हो जाएगा आंसर। सिट्रस और आम, इसका मतलब बहुभ्रूणता मतलब होता है कि एक बीज में एक से अधिक अगर भ्रूण रहेगा तो एक से अधिक पेड़ उग जाएंगे। तो कभी कभी आम के पौधे के बीज से एक से अधिक पौधे उग सकते हैं, सारे पौधे में ऐसा बात नहीं। सिट्रस, ये भी एग्जाम्पल सही है, तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, है ना, 35 तक ही है। धन्यवाद आप सभी को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो भूलवे नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसी तरह से आप लोगों की तैयारी भर परीक्षा तक हम करवाते रहेंगे, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत आते रहेगा, बहुत बताते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।